वेलकम दोस्तों, आप सभी लोग स्वागत है हमारे चैनल द टिप्स क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे बल तथा गति। साइंस का ग्रुप डी पेपर में आप इस चैप्टर से आपका 2 से 3 क्वेश्चन आता है, बल तथा गति। सब लोग हम देखेंगे बल और गति क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा गति देख लें, बाद में बल को देख लेंगे। गति क्या होती है? गति एक अवस्था होती है। ठीक, किसी भी वस्तु की 2 अवस्थाएं होती है। क्या होती है? अवस्था 2 होती है। एक होती है गति, एक होती है विराम। गति क्या होता है, विराम क्या होता है, समझने की बात है। गति की कितनी अवस्थाएं होती है? 2। इनकी 2 अवस्थाएं होती है, मतलब किसी भी वस्तु की अवस्था। ठीक, किसी भी अवस्था 2 होती है। एक गति अवस्था हो सकती है, एक होती है चलने के आधार पे ना। चलने के आधार पर अवस्था 2 होती है। हालांकि पदार्थ की अवस्था है तो ठोस, द्रव, गैस, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे चलने की अवस्थाएं 2 होती है। एक गति होती है, गति विराम। क्या होता है? विराम। 2 अवस्थाएं होती है, गति अवस्था और विराम अवस्था। गति अवस्था क्या होती है, विराम अवस्था क्या होती है? कैसे समझेंगे कि कोई वस्तु गति में, कैसे समझेंगे कोई वस्तु विराम में है। ठीक, यदि किसी वस्तु का जो है समय के साथ उसके स्थिति में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। समय के साथ उसकी स्थिति में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। यानी कि मान लेते हैं, सपोज करिए कि ये मार्कर है, अभी यहाँ पर है। 2 सेकंड बाद देखते हैं, 3 सेकंड बाद, 1 घंटा बाद देखते हैं कि उस मार्कर यहीं का यहीं पर, कहीं गया नहीं है। यानी कि एक विराम अवस्था में। क्या है? विराम अवस्था में। अगर यही मार्कर कंटिन्यूस चल रहा है, मान लो कि 8:02 मिनट पे देख इतना है, 3 मिनट पे यहाँ चला गया, 5 मिनट पे यहाँ, 10 मिनट पे आगे धीरे धीरे कंटिन्यूस बढ़ रहा है। यानी कि वह क्या है कि उसकी स्थिति जो है समय के साथ बदल रही है। यानी कि वह क्या है, विराम अगति अवस्था में। 2 अवस्थाएं होती है, विराम और गति। ठीक, विराम और गति। उसके बाद तो विराम को ही छोड़ते हैं, विराम लगाते हैं उस पर। अब गति क्या होती है? अभी गति का क्लासिफिकेशन कई आधार पर होता है। इसका कई आधार पे होता है इसका। जैसे कि गति को बात करें हम रेखा के अनुसार तो 5-6 प्रकार की होती है। इसका कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कितने प्रकार की होती है। जैसे कि ऋजु रेखीय गति, या फिर हम लोग बोलते हैं उसको स्थानांतरी गति। ऋजु रेखीय या स्थानांतरी गति। ठीक, असमान गति, ये हालांकि बस जानना जरूरी है, पेपर में ये नहीं पूछा जाएगा आपसे। असमान गति। फिर आता है कंपन तथा दोलन गति। कंपन तथा दोलन गति। उनके बाद आती है आपका वृत्ति गति। वृत्ति गति। उसके बाद आता है समान वृत्ति गति। क्या होता है? समान वृत्ति गति। ये 5 यहां से निकलते हैं। और इसके प्रकार भी होते हैं, जैसे कि एक वाले गति लीनियर मोशन और नॉन लीनियर मोशन। यानी कि समान गति और असमान गति, रैखिक गति और अरैखिक गति। रैखिक गति, रैखिक गति और अरैखिक गति। अरैखिक गति, गति के 2 यहाँ से क्लासिफिकेशन हो गए। और भी गति के अलग अलग डिपार्टमेंट भाग होते हैं, जैसे कि सरल आवर्त गति और क्या आवर्त गति। पथ के आधार पे गति होता है आवर्त गति। दूसरा सरल आवर्त गति। क्या होता है? सरल आवर्त गति। तो इतने प्रकार से गति का क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, आवर्त गति और सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति यानी कि हम लोग बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसी को शॉर्टकट में बोला जाता है एसएचएम। क्या बोला जाता है? एसएचएम, आवर्त गति। ठीक, तो इतने प्रकार से गति को हम लोग बांट सकते हैं। ठीक, अब क्या क्या होता है थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है क्या होता है। तो स्थानांतरी या फिर इसको बोलते हैं ऋजु रेखीय गति, ट्रांसवर्सिव मोशन। स्थानांतरी का मतलब कि ऐसी जब कोई वस्तु गति करता है तो उसका विस्थापन बार बार बदल रहा। क्या है? एक सरल रेखा में गति
जैसे कि ट्रक चलती है, हाईवे चल रही है, उसका गति समय के साथ लगातार कार्य बदल रहा है। क्या है, एक साथ सीधे समान रेखा में क्या करे, गति करे। ठीक, सीधे समान रेखा में कोई व्यक्ति गति कर रहा है तो उसको क्या कहते हैं, स्थानांतरित गति कहते हैं। ठीक, स्थानांतरित गति। असमान गति, असमान गति मतलब गति कोई नियम कानून नहीं, जैसे मन वैसे गति कर रहा है। ठीक, जैसे कि मान लेते हैं कोई फूल होता है, वो भौरा होता है। ठीक, कभी दाएं मुड़ता है, कभी बाएं मुड़ता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, कभी 50, कभी 0। तो वो क्या है, उसके गति का बारे में कुछ भी निर्णय नहीं है, कुछ भी एक पैटर्न नहीं है उसका, उसको बोलते हैं असमान गति। क्या बोलते हैं, असमान गति। उसका कोई निश्चित पथ या कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। ठीक, असमान गति वह गति होती है, ऐसा गति जिसमें न तो किसी पथ का निर्णय हो, न तो पथ निश्चित हो, न तो वेग निश्चित हो, चाल निश्चित हो। ठीक, पथ और वेग हमेशा बदलती रहती है, समझ में कि नहीं। पथ कभी किसी पथ पर चल दिया, जैसे यहाँ पर मान ले यहाँ फूल है, भौरा यहाँ पर घूम रहा है, कभी इधर चल गया, कभी इधर चला, कभी इधर चला, कभी इधर, कभी इधर, कभी रुक गया, कभी स्लो चल रहा है। तो इसका कोई पैटर्न नहीं है, उन लोग क्या बोलते हैं उसको, असमान गति। सरल रेखीय का समझ आएगा, लगातार क्या कर रहा है, किसी पथ पर आगे बढ़ रहा है, तो रेखीय गति या फिर स्थानांतरित गति बोलते हैं इसको रेखीय गति भी बोलते हैं। उसके बाद असमान समझा, दोलन तथा कंपन गति। दोलन तथा कंपन गति क्या होती है, दोलन क्या होता है, कंपन क्या होता है। कंपन यानी कि जब कोई कण जो होता है एक ही पथ पे बार बार गति करता है, मतलब कि उसी पथ को बार बार दोहरा रहा है, क्या कर रहा है, बार बार दोहरा रहा है, तो उसको बोलते हैं दोलन तथा कंपन गति। जिसे पेंडुलम वगैरह होता है ना, घड़ी में यहाँ से लटका रहता है, यहाँ से गया, फिर टन टन एक ही पथ पर गति कर रहा है। चाहे मोबाइल में वाइब्रेट करती है ना, कभी मोबाइल क्या होती है, कभी इधर जाएगी, ब्रेंच पर रखिए और रिंगटोन लगा करके, कभी इधर जाएगी, फिर वापस इधर आती है, क्या करे, वाइब्रेट करती है। हम सुना है वाइब्रेट, वाइब्रेट मतलब कंपन होता है, तो इसको वाइब्रेशन या फिर कंपन गति बोलते हैं। ठीक, यानी कि अपनी पथ को बार बार दोहराता रहता है, तो दोनों तरह कंपन गति। सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति। वृत्तीय गति का होता है जब कोई कण जो होता है एक वृत्ताकार पथ पर गति कर, क्या करता है, वृत्ताकार पथ पर गति करता है, उसको बोलते हैं वृत्तीय गति। जैसे कि मान लेते तो कोई धावक है, एक सर्कुलर पथ है, उस पर क्या कर दौड़ रहा है, क्या कर रहा है, एक वृत्तीय पथ पर एक गोलाकार मैदान है, उसके चारों ओर क्या कर रहा है, वृत्ताकार मैदान, उसके चारों ओर क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो उसकी गति को क्या कहते हैं, वृत्तीय गति। यानी कि जब कोई कण जो है, कोई चालक है या कण कुछ भी कल है, किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है, तो उसको क्या कहते हैं, वृत्तीय गति करते हैं। क्या बोलते हैं, वृत्तीय गति करते हैं। एक ये भी वही चीज है, बस थोड़ा सा पैटर्न यहाँ अलग है। यहाँ पर यह चीज डिफाइन नहीं है वृत्तीय गति में कि आपने कितना समय कितना डिस्टेंस तय किया, इससे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जैसे ही समान वृत्तीय गति में आते हैं तो हम लोग एक पर्टिकुलर समय और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस की बात करेंगे। क्यों, ये क्या होती है, जब कोई पथ कोई कण या फिर कोई चालक एक समान समय में वृत्तीय पथ पर एक समान समय अंतराल में एक समान दूरी तय करता है। समय अंतराल समान है तो दूरी भी समान। जैसे मान लेते कि घड़ी क्या होता है, एक पूरा राउंड मान लेते हैं कि सेकंड का सुई 1 मिनट में पूरा एक राउंड लगाता है, फिक्स है कि 1 मिनट में एक राउंड लगाएगा। ऐसा नहीं कि अभी एक राउंड लगाया 1 मिनट में अगले 2 मिनट ले ले, या फिर कभी 30 सेकंड में, मान ऐसा नहीं होता। चाहे मिनट की सुई है, 1 घंटा में 1 चक्कर पूरा लगाता है, तो 1 चक्कर ही लगाया 1 घंटा में, कभी कम बेसी में नहीं लगाता, तो उसकी गति को हम लोग क्या बोलते हैं, एक समान वृत्तीय गति। जैसे कि ग्रहों की गति, ग्रह की गति सारी फिक्स है। पृथ्वी जो 1 साल में 1 चक्कर लगा रही पूरी की पूरी, सूर्य तो क्या है, आपकी एक फिक्स गति है, समान वृत्तीय गति है। अभी मान लीजिए कोई धावक है, दौड़ रहा है, तो हो सकता है अभी एनर्जी ज्यादा घर से खा के आया, तो जल्दी 1 राउंड मार ले, थक गया, धीरे धीरे मार रहा, तो वो क्या है, समान नहीं है, वो सिर्फ वृत्तीय गति है। क्या है, सिर्फ वृत्तीय गति है। एक आती रैखिक गति, एक आती अरैखिक गति। रैखिक गति का मतलब होता है लीनियर मोशन, यानी कि आपका जो है समय के साथ कंटिन्यूअस जो वेलोसिटी जो है, वेग है, कंटिन्यूअस परिवर्तन होगा। क्या होगा, समान परिवर्तन होगा हमेशा। ठीक, जैसे कि ये ग्राफ, अगर मान लेते हैं कि 1 सेकंड में इतना चला 2 मीटर, अगले में इतना ही चलेगा, अगले 2 सेकंड में सेम दूरी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक गति। रैखिक गति बोलते हैं। ठीक,
उसके बाद अरैखिक गति, अरैखिक में कोई फिक्स नहीं है कितना किस सेकंड में क्या चलेगा वो, ठीक। अभी हो सकता है ऐसे क्या है, लीनियर नहीं है, ये क्या लीनियर है। तो रैखिक गति और ये क्या होगा, अरैखिक गति। और पद के आधार पे आवर्त गति, आवर्त गति का जब कोई चालक या कोई कण एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपने पद को दोहराता है, आवर्त गति कहते हैं। सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति में भी ज्यादा अंतर नहीं, वही भी यही है। जिससे यहाँ पे क्या होता है कि या कोई पिंड जो होता है किसी गोलक को रस्सी के सहारे क्या करते, लटका देते हैं, लटका के छोड़ते हैं यहाँ से, तो क्या करता है, ऐसे ऐसे गति करता है। इस गति को क्या बोलते हैं, सरल आवर्त गति। यहाँ पे क्या चीज होती है, यहाँ पे कभी भी पूछता है, जिससे कि हम लोग यहाँ पे क्या आता है आपका आयाम, आयाम आता है, आवर्त काल आता है। आयाम क्या होता है कि मैक्सिमम विस्थापन, ये दूरी, इसको बोलते हैं आयाम, बोलते क्या बोलते हैं, एक आयाम। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की जो जाने में समय लगता है उसको क्या बोलते हैं, आवर्तकाल, एक चक्कर में, उसको क्या बोलते हैं, आवर्तकाल। अब यहाँ कोई पिंड लटका दिया गया होता है, एल होता है उसका, पिंड की लंबाई, द्रव्यमान है, मान लेते हैं कि एल लंबाई की रस्सी है। जब किसी चीज को लटकाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल नीचे का काम करेगा, जी का मान नीचे की ओर होगा। आवर्तकाल तो टी बराबर होता है 2 पाई √L/G। कभी कभी देता है यहाँ पे सवाल, इस प्रश्न से सवाल अक्सर देता है कि अगर किसी गोलक का द्रव्यमान बढ़ा देंगे तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो किसी का गोलक का द्रव्यमान बढ़ाने पे आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि यदि किसी गोलक का आवर्तकाल को बढ़ा देते तो, अरे गोलक के द्रव्यमान को बढ़ा दे या घटा दे तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसे समझिए कि तो हमेशा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे मानते आप झूला झूल रहे हो, झूला झूल रहा, ये भी कोई व्यक्ति 5 किलो का बैठा हुआ, 5 किलो हटा के 10 किलो बैठा दे तो भी आवर्तकाल उतना रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़े। ऐसा नहीं कि एक चक्कर जाकर रुक जाएगा तो फट से, ऐसा नहीं है, उतना ही समय में जाएगा जितना कि 5 किलो लेके गया था, उतना ही 10 किलो का वजन बैठा करके उतना ही चक्कर, मतलब उतना ही आवर्तकाल लगेगा समय, ठीक। इसको समझने के लिए से क्या होता, क्या अगर मान लेते हो किसी चीज को यहाँ से फिक्स कर ले और यहाँ जब भी छोड़ेगा, मान लीजिए कि फिक्स आपका यहाँ पर आपका कोई पिंड है, लोलक बोलते हैं इसको, यहाँ पे क्या बोलते हैं, लोलक। इस पिंड को यहाँ छोड़िए तो जितना डिस्टेंस हम यहाँ लेके जाएंगे बिना बल लगाए छोड़ दे तो ये क्या बोलते हैं, जो ये इसको बोलते हैं साम्य अवस्था। क्या बोलते हैं, साम्य अवस्था। यहाँ से छोड़ेंगे तो जितना डिस्टेंस हम यहाँ ले गए थे उतना ही डिस्टेंस यहीं जाएगी, उससे थोड़ा भी ऐसे नहीं जाएगा, जितना डिस्टेंस यहाँ जाएगा उतना डिस्टेंस यहाँ जाएगा। फिर नेक्स्ट बार छोड़ेंगे तो कभी भी इस डिस्टेंस को पार नहीं कर सकते। अगर उसको धक्का भी देंगे ना, अगर मान लेते किसी को धक्का भी दे दे तो या जहाँ छोड़े हैं उससे क्रॉस नहीं कर सकती है, जब भी जाएगा। ऐसा नहीं कि हम इसको धक्का दे दें तो यहाँ जाएगा फिर उसको मुंह फोड़। मान लीजिए कि यहाँ पर हम क्या लटका दें, कोई पत्थर लटका दे, अपने नाक के पास छोड़ते हैं, ठीक, यहाँ लगा दे, नाक के पास छोड़ दिए घिस करके, और छोड़ेंगे तो कभी भी नाक को टच नहीं करने वाले, कि हर बार उसका आवर्तकाल का होता है, आयाम का होता है, घटने लगता है, ठीक। आवर्तकाल वही रहेगा, आयाम घटने लगेगा। आयाम मतलब कि डिस्टेंस, अभी यहाँ था तभी यहाँ धीरे धीरे करके रुक जाता है जैसे, ठीक। तो यहाँ जी का प्रभाव पड़ेगा, देखिए आवर्तकाल पे जी का प्रभाव पड़ेगा। यदि जी का मान बढ़ाएंगे, ठीक, जी का मान घटता है अक्सर करके, जी का मान घटेगा तो आवर्तकाल का होगा भाई, रूट में अल्टर रूट जी का मान घटेगा, यानी कि आवर्तकाल का मान क्या होगा, सिंपल सा बात, बढ़ेगा। क्योंकि ये क्या है, और रूट में लेकिन क्या है, व्युत्पन्न है, लंबाई बढ़ाएंगे आवर्तकाल बढ़ेगा, ठीक। जिससे कभी कभी क्या होता है कि झूला को झूलते रहते हैं, ठीक, झूला झूलते रहे, कोई व्यक्ति बैठा हुआ, मान लेते हैं 2 लोग बैठे हुए, अगर 4 लोग के बैठा देंगे तो झूला उतना ही आवर्तकाल होगा। ऐसा नहीं कि 4 लोग बैठा दिए तो झूला जल्दी रुक जाएगा या फिर जल्दी उसकी आवर्तकाल कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है, उतना ही आवर्तकाल रहेगा। और एल का क्या कंसेप्ट है, मान लीजिए कि अभी कोई व्यक्ति बैठा और व्यक्ति सारे खड़े हो जाए तो उस समय में आवर्तकाल का जाएगा कि बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, आवर्तकाल बढ़ जाता है, ठीक। यहाँ से अब हम इसको और डिटेल पढ़ेंगे थोड़ा सा,
अभी गति था आपका, गति यानी कि अवस्थाएं दो थी, गति था एक विराम था, गति का था क्या विराम था। एक होती सापेक्षिक गति, थोड़ा इसको देख लेते हैं। सापेक्षिक गति क्या होती है कि रिलेटिव मोशन। क्या होती है रिलेटिव मोशन? अगर मान लेते हैं कि हम ट्रेन पर बैठे हुए आराम से, दो पैरेलल ट्रेन चल रही, दो ट्रेन जो है पैरेलल एक ही दिशा में चल रहे हैं। एक व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ इस ट्रेन पे, एक मान लेते हैं दो ट्रेन है, एक खिड़की है, एक व्यक्ति यहाँ बैठा है, एक व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ, और दोनों की स्पीड क्या है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है? दोनों की स्पीड जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो सापेक्षिक चाल क्या होगी? 0, क्योंकि हम यहाँ से अगर मान लेते हैं कि 800 किलोमीटर भी दूर तय कर लेंगे, हमको ये लगेगा कि सामने वाला हमारे सामने बैठा रहेगा ना भाई, दोनों की स्पीड समान है, दोनों पैरेलल गति कर रहे हैं, तो हमको जब भी देखेंगे तो यही दिखेगा, जब भी देखेंगे तो ये दिखेगा। उस टाइम पे सापेक्षिक गति का 0। अब इस व्यक्ति के सापेक्षिक गति का 0। अगर मान लेते हैं कि कोई सामने बगल में खंभा है, खंभा खड़ा हुआ है, तो अब इस खंभे के पास मान लो कोई व्यक्ति आके देख रहा है, तो उसके सापेक्ष ट्रेन क्या है कि चाल क्या है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इस खंभे के सापेक्ष का चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। लेकिन जो दोनों व्यक्ति यहाँ पर खिड़की के पास बैठे हुए, उनके सापेक्ष चाल का हो गया, दूसरे सापेक्ष चाल वहां पर 0 है। ठीक, अब क्या होती है, मान लेते हैं कि हम 30 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ कर इधर, दूसरा व्यक्ति भी इधर ही आ रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा से, उस तरह सापेक्ष चाल का होगा। अब दोनों को लगेगा भाई हम भी आ रहे दौड़ के, तो भी फला दौड़ के आ रहा, जो जल्दी मिलान होगा, जल्दी मिलान होगा भाई। जल्दी मिलान होने का मतलब क्या है कि हमारा चाल बढ़ गया, सिंपल सी बात। तभी डिस्टेंस सेम है तो चाल बढ़ा, और चाल बराबर का दूरी बटा समय। ठीक, तो दूरी वही है, समय कम लगेगा नहीं, चाल बढ़ गया। तो इस दौरान क्या होता है, चाल जुड़ जाता है। जब दोनों एक ही तरफ गति करते हैं चाल जुड़ जाता है। एक व्यक्ति इधर जा रहा है, एक व्यक्ति इधर जा रहा है, इस दौरान चाल का होता है घट जाता है। अब आते हैं थोड़ा सा गति देख लेते हैं। अब गति से 3-4 प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जाता है कि चाल, वेग और त्वरण। उसके बाद हम विराम की बात कर लेंगे। तो क्या चाल क्या होती है? चाल से जाने पर दूरी क्या होती है? दूरी चाल एक ही चीज है। दूरी विस्थापन, दूरी विस्थापन जिस तरह संबंधित है उसी तरह चाल और वेग है। दूरी विस्थापन जिस तरह से संबंधित आपस में, उसी तरह से चाल और वेग संबंधित आपस में। दूरी क्या है, विस्थापन क्या है? दूरी यानी कि दो बिंदुओं के बीच की लंबाई, दो बिंदुओं के बीच की लंबाई क्या है, आपकी दूरी है। ठीक, विस्थापन क्या है? दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और दूरी क्या होती है भाई कि जितना चलते गए सारे जुड़ते जाएगा। चाहे जैसे घूमिए, अब यहाँ स्टार्ट किए, यहाँ से गए 3, इधर 2, 5, 6, 4, तो सब कुछ जुड़ता जाएगा, सब कुछ जोड़ देंगे कितना दूरी चले हम। विस्थापन में क्या मतलब, जहां से चले हम जहां पहुंचे, हमको सिर्फ इनसे मतलब, विस्थापन में यहाँ इससे कोई लेना देना नहीं होता। अब कभी कभी पूछता किस राशि कौन सी सदिश है, कौन सी अदिश है। तो दूरी जो है, दूरी में दिशा से कोई लेना देना था भाई। 5 किलोमीटर दूरी चल दिए, अब किस दिशा में चले इसका कोई बात नहीं किया गया। यानी दूरी क्या होती है हमारी सदिश राशि, सॉरी अदिश। विस्थापन क्या होता है, सदिश। पूछा जाता है विस्थापन क्या है, सदिश है। सदिश और अदिश क्या थोड़ा सा देखिए। ऐसी राशि जिसको निरूपित करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की जरूरत होती है, उसका बोलते हैं सदिश राशि। और ऐसी राशि जिसको निरूपित करने के लिए सिर्फ परिमाण जो होती है, दिशा से की जरूरत नहीं होती। जो दूरी जो है हमारी, और ये विस्थापन। तो विस्थापन क्या सदिश है, विस्थापन क्या है, सदिश है। दूरी क्या है, विस्थापन। जैसे कि हम पॉइंट पर मान यहाँ चलते चलते घूम के यहीं पर आ गए, तो विस्थापन 0 हो गया। विस्थापन 0 भी हो सकता है, विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है। मान लो हमको यहाँ से यहाँ जाना था, हमको 5 किलोमीटर जाना, तो मैंने 5 किलोमीटर बिना मतलब पीछे चला गया, तो इस टाइम विस्थापन क्या है मेरा -5 हो गया। तो विस्थापन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और 0 भी हो सकता है। लेकिन दूरी कभी भी पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव या फिर 0 नहीं था। दूरी जो होती है ऑलवेज पॉजिटिव होती है, दूरी नेगेटिव नहीं हो सकती है। वेग नेगेटिव हो सकता है, 0 भी हो सकता है। और किस केस में वेग दूरी और विस्थापन एक होता है। दूरी विस्थापन एक तब होता है जब ये लोग सीधा एक रेखी गति कर, सीधी रेखा में गति करते हैं, जैसे कि लंबवत।
अब ये जा रहे भाई, यहाँ से यहाँ तक चल गए। इस केस में दूरी विस्थापन दोनों का होती है बराबर होती है। क्या होती है? दूरी और विस्थापन दोनों क्या होती है? बराबर होती है। तो दूरी विस्थापन समझा गया। अब थोड़ा चाल देखते हैं, वेग। चाल और वेग, चाल और वेग क्या होती है? अगर दूरी को तय करने के समय दर क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। दूरी तय करने के समय दर को चाल कहते हैं। जिससे मान लेते हैं कि समय दर, यानी कि हम ये कहें कि हम जो है 1 घंटा में, सॉरी 3 घंटा में जो है 30 किलोमीटर गए। क्या गए? 3 घंटा में 30 किलोमीटर चले गए। 3 घंटा में 30 किलोमीटर जाने का मतलब क्या है कि हम प्रति घंटा कितना गए, प्रति घंटा कितना गए। तो क्या हुआ? 3 घंटा में 3 किलोमीटर गए और 3 घंटा में 30 किलोमीटर, 1 घंटा में कितना गए होंगे? 10 किलोमीटर गए होंगे ना। तो जो चाल हो गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति घंटा। चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, दूरी। अच्छा, दूरी का स्टैंडर्ड मात्रक क्या होता है? लंबाई, किलोमीटर नहीं होता। लंबाई का मात्रक, दूरी क्या है? लंबाई तो है, दूरी है लंबाई, बात की चीज है। तो लंबाई मात्रक का होता है मीटर, समय का मात्रक हमेशा का होता है सेकेंड, समय का मात्रक का होता है सेकेंड। ऐसा ही पढ़ा है, ठीक। तो क्या दूरी और वेग क्या होती है? वेग जो होती है विस्थापन के तय करने के समय दर। वेग क्या होता है? विस्थापन के तय करने के समय दर। वेग यानी विस्थापन तय करने के समय दर। तो वेग को क्या बोलते हैं? विस्थापन बटा समय। क्या बोलते हैं? विस्थापन बटा समय। क्या होता है? वेग यानी कि विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन का भी मात्रक वही है, क्योंकि विस्थापन भी एक दूरी ही है, विस्थापन भी एक प्रकार से दूरी ही तो है। तो विस्थापन का भी मात्रक सेम। तो मात्रक दोनों समान होता है, अंतर सिर्फ यही है कि एक सदिश होती है, क्या होती है? अदिश। दूरी आपकी और वेग सदिश, चाल क्या है? अदिश राशि। मतलब अंतर यही होता है। अब यहां से आती है कि कैसे लिखा जाता है ग्राफ। ग्राफ से तीन को प्रश्न बनता है, और एक इंपॉर्टेंट है, अभी तो ये न्यूमेरिकल बाद में कराएंगे, लेकिन जो थ्योरेटिकल प्रश्न है कहां से बनता है? यहां से 3 प्रश्न बनता है। यदि जो है ग्राफ पे हम इधर क्या ले लेते हैं, इधर ले ले अगर हम दूरी, इधर समय ले ले। अगर वाई एक्स पे बढ़ रहे हैं, समय बढ़ रहा है, एक्स एक्स पे बढ़ रहा है दूरी। क्या बढ़ रहा है? दूरी बढ़ रहा है। तो पूछा जाता है कि दूरी, समय दूरी, समय दूरी ग्राफ से क्या निकलता है? कौन सी राशि समय दूरी ग्राफ से प्राप्त होती है? तो समय और दूरी ग्राफ से क्या होती है? चाल। समय दूरी ग्राफ से क्या होती है? चाल। क्या निकलती है? चाल। ये पूछा जाता है, प्रश्न में इंपॉर्टेंट है कि समय दूरी ग्राफ से क्या निकलती है। अक्सर पूछा जाता है ग्रुप डी एग्जाम में, हर शिफ्ट में एक 3 प्रश्न है, 3 प्रश्न में से एक प्रश्न जरूर देता है हर शिफ्ट में, कभी भी दे देता है। या तो ये नहीं देगा तो इस पर थोड़ा सा न्यूमेरिकल दे देगा उठा करके। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इसमें से, पूछ देता है कि दूरी समय ग्राफ से कौन सी राशि निकलती है? दूरी समय ग्राफ से चाल निकलता है। फिर कह देगा कि निम्न में ऑप्शन दे देगा कि किस निम्न में से दिए गए 4 ऑप्शन में से किस आप विकल्प द्वारा चाल का निष्कर्ष या चाल प्राप्त कर सकते हैं, किस ग्राफ द्वारा? तो समय और दूरी ग्राफ से चाल निकलता है। क्या निकलता है? चाल। सेम चीज यहां पर विस्थापन कर दे, समय और विस्थापन ग्राफ, समय और विस्थापन, समय और विस्थापन ग्राफ से क्या निकलता है? वेग। भाई समय विस्थापन यानी कि विस्थापन तय करने के समय दर, विस्थापन को तय करने के समय दर, ये भी इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि वेग का कैसे प्राप्त होता है? तो वेग जो है विस्थापन समय ग्राफ से क्या निकलता है? वेग। विस्थापन समय ग्राफ से क्या निकलता है? वेग। ठीक, मान लेते हैं कैसे बढ़ रहा है, कैसे बढ़ जाए वो तो अपने बात की बात है। अगर मान लेते हैं, सपोज करिए, ये तो समझ में आ गया होगा, विस्थापन जो है कहां से आती है? अरे वेग जो है समय और विस्थापन ग्राफ से प्राप्त होता है। किससे? विस्थापन और समय ग्राफ से। अगर थोड़ा सा और ग्राफ देख लीजिए, कभी कभी भी ग्राफ में बना के पूछता है कौन सा समान गति का है, कौन सा असमान गति का है। क्योंकि कक्षा 9 में जब हम पढ़ते हैं तो उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते, और 10 में है नहीं, और ये इंटर करते हैं, बीए करते हैं, या फिर पेपर देने जाते हैं तो दिमाग से उतर जाता है चीजें। अगर ये सीधी है, सीधी का मतलब कि जितना समय हम बढ़ा रहे हैं, मान लेते हैं कि हम 1 सेकेंड चले, तो 1 सेकेंड में अगर हम 5 मीटर चल रहे हैं, अगले 1 सेकेंड में 5 मीटर ही चले, फिर अगले 1 सेकेंड में 5 मीटर चले, फिर अगले 1 सेकेंड में 5 मीटर चले। ये तो इस प्रकार गति क्या होती है? हमारी समान गति। क्या होती है? समान गति, या फिर उसको बोलते हैं रैखिक गति। क्या बोलते हैं? रैखिक गति। ठीक, समान गति बोलते हैं। ठीक, अगर यही चीज ऐसा हो जाए कि हो सकता है कि हम 1 सेकेंड में 5 मीटर गए,
अगले 1 सेकेंड में रुक गए, अगले 1 सेकेंड में रुक गए, ठीक, फिर अगले में 5 मीटर चले, ऐसे चल रहे। तो ये क्या होती है, ये हमारी समान गति नहीं है। क्या है, समान गति नहीं, ये क्या है, समान गति। समान गति मतलब कि समान समांतराल में समान दूरी तय करना, समान गति। और एक और प्रश्न आती है इसमें से, 2 ग्राफ ये हो गए, एक और ग्राफ आता है वी एंड टी ग्राफ, समय और वेग। समय और वेग ग्राफ क्या होता है, समय और वेग ग्राफ जानने के लिए था, देखिए त्वरण क्या होता है, पहले त्वरण, त्वरण क्या होता है, वेग समझ में आ गया, चाल समझ में आ गया, विस्तार समझ में आ गया, त्वरण क्या होती है। त्वरण यानी कि वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर, त्वरण को दर्शाते हैं एक्सेलरेशन। क्या दर्शाते हैं, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ACCELERATION, एक्सेलरेशन को बोलते हैं त्वरण। त्वरण जो होती है 3 प्रकार की होती है। तो प्रकार ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रकार नहीं पूछा जाएगा पेपर में आपसे, पूछा क्या जाएगा यहाँ बताते हैं, पहले थ्योरेटिकल बाद में न्यूमेरिकल अलग से वीडियो में हम लोग कर लेंगे इसका। त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर क्या कहते हैं, त्वरण। समझिए जिससे कि मान लो हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले गाड़ी क्या होती है, वेग 0 होती है। 5 सेकंड में गाड़ी की रफ्तार जो है मान लेते हैं कि 10 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर अगले 5 सेकंड में उसकी जो है 30 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर कभी 0 हो रहा है ना, ब्रेक लगा दिए कम हो गया, फिर स्कूटर बढ़ा दिया, गाड़ी की वेग बढ़ गया, वेग बढ़ रही है, घट रही है, ऐसा हो रहा है भाई, गाड़ी चलाते हैं कभी वेग जो है तेज लेग भागते हैं, हाईवे पहुंच गए, लेग भाग रहे हैं 70-80 की स्पीड में, फिर आ गया सिटी आ गई 30-35 हो गई, फिर गांव का गली आ गई 10-15 स्पीड हो गया। तो उस समय क्या वेग घट रहा है, बढ़ रहा है, गेट कभी घट रहा है, तो वही जो वेग उसकी दर जो हो जाएगी, परिवर्तन, घटना है बढ़ना क्या परिवर्तन है, उसी के परिवर्तन की दर क्या कहते हैं, वेग, त्वरण। तो त्वरण को दर्शाते हैं ए से, क्या दर्शाती है, ए से। अब परिवर्तन किसमें परिवर्तन हो रहा है, वेग परिवर्तन हो रहा है, तो वेग को हम लोग पहले अंतिम वेग मान लेंगे, फिर प्रारंभिक वेग। परिवर्तन कितना मान लेंगे, अभी हमारा गाड़ी की स्पीड जो है 0 है, 0 से कितना हो गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, 30 मीटर प्रति सेकंड हो गया, तो परिवर्तन कितना होगा, 30 का होगा ना, 30 का होगा। अगर हम ये मान लेते हैं कि यहाँ से अभी गाड़ी का स्पीड जो हमारा 20 मीटर प्रति सेकंड था, क्या था 20 मीटर प्रति सेकंड, फिर उसी गाड़ी की स्पीड का हो गया 50 मीटर प्रति सेकंड हो गया, कितना मीटर सेकंड है, 50 मीटर प्रति सेकंड। मानते हैं कि 20 मीटर प्रति सेकंड से 50 मीटर प्रति सेकंड तक करने में जो है 5 सेकंड का समय लगा। कितना समय लगा भाई, 5 सेकंड। क्या लगा भाई, सपोज कर लेते हैं कि गाड़ी की चाल जो है 20 मीटर प्रति सेकंड से 50 मीटर प्रति सेकंड जाने में 5 सेकंड का समय लगा हमारा, ठीक। तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ, पहले 20 था अब क्या हो गया 50, तो परिवर्तन कितना हुआ 30 का। तो 30 कैसे आया, ये तो हमारा बढ़ा है ना, तो पॉजिटिव में, तो हमेशा अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, और अंतिम वेग यानी कि फाइनल वेलोसिटी। तो अंतिम वेग क्या हुआ, अंतिम वेग 50, अंतिम वेग को दर्शाया जाता है v से, और प्रारंभिक वेग को दर्शाया जाता है u से। क्या दर्शाया जाता है, u से। u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, v यानी कि फाइनल वेलोसिटी, यानी कि अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, अंतिम और ये प्रारंभिक। तो इसी के परिवर्तन के दर, तो परिवर्तन में क्या है भाई, ज्यादा में से कम घटा है, मतलब कि फाइनल में से प्रारंभिक घटा है, तो v माइनस यू बटा टी, v माइनस यू भाई समय अंतराल तो लिखेंगे डेल्टा टी, डेल्टा टी को भी घटा के निकाल लेंगे। मान लेते कि यहाँ 0 से 5 सेकंड लगा तो 5 हो गया, तो इसी को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो v बराबर आता है u प्लस ए टी, v बराबर क्या आता है u प्लस ए टी। यहाँ से भी निकलता है, यहाँ से ये होता है हमारा न्यूटन का गति का प्रथम नियम। क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी, ये क्या होता है गति का प्रथम नियम। अभी हालांकि यही देखते हैं, बाद में देख लेंगे। गति का प्रथम नियम, ये क्या होता है गति का प्रथम नियम, v बराबर u प्लस ए टी। यहाँ से न्यूमेरिकल आदमी जरूर आएगा। इस चैप्टर से 3 से 4 प्रश्न आएंगे आपके, 3-4 से नहीं मान के चलते हैं, लगभग 2 तो आने आना है। 2 प्रश्न आएंगे या 3 प्रश्न, तो एक न्यूमेरिकल रहेगा, एक न्यूमेरिकल ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा न्यूमेरिकल देगा आपको नहीं लग पाए, बस इस सवाल जो आएगा ना, इक्वेशन आते हैं आपके 3 को समीकरण गति के, उसी समीकरण पर सवाल आएगा आपसे। 3 समीकरण एक आग पे सवाल दे देगा, एक आग पे सवाल दे देगा, फिर हो सकता है न दे सवाल,
तो इधर से ग्राफ से दे देगा या फिर कोई एक थ्योरी। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से चैप्टर से बनता है हर पेपर में, हर शिफ्ट में, ग्रुप डी के पेपर में आपका। तो समझ में आ गया त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन कर क्या कहते हैं, त्वरण। तो इसका मात्रक क्या होगा भाई, अच्छा वेग तो ऊपर है, वेग यानी मीटर प्रति सेकेंड। भाई वेग परिवर्तन भाई घटाएंगे तो वेग ही निकलेगा ना, चाल तो निकल जाएगी, कुछ ना कुछ मीटर प्रति सेकेंड ही रहेगा। और समय तो हमेशा सेकेंड रहता ही है, समय का सेकेंड रहेगा। तो मीटर प्रति सेकेंड भाग कर दे फिर सेकेंड का, क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी कि त्वरण का मात्रक पूछता कभी कभी क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब तो ये हो गया त्वरण। अब इसको कुछ प्रकार भी है, उसको कैसे समझना है, तो इसको मिटा देते थोड़ा सा। ये बेसिकली जो होती है त्वरण 3 प्रकार का होता है। क्या होता है, 3 प्रकार के त्वरण होते हैं आपके। समान त्वरण, समान त्वरण, असमान त्वरण, असमान त्वरण। एक होता है धनात्मक या ऋणात्मक त्वरण, धनात्मक या ऋणात्मक त्वरण। क्या होता है, धनात्मक या ऋणात्मक त्वरण। तो धनात्मक और ऋणात्मक त्वरण क्या होती है, अलग अलग समझेंगे अभी। त्वरण तो समझेंगे क्या होता है। अब समान और असमान। समान क्या होता है भाई, समान यानी कि जब कोई कण या पिंड या कोई चालक जो होता है समान समय अंतराल में समान वेग परिवर्तन क्या करता है, समान समय अंतराल में वेग परिवर्तन समान होता है। क्या होता है, जब किसी कण के या पिंड के वेग में समान समय अंतराल में समान परिवर्तन, समान समय अंतराल में समान परिवर्तन हो रहा है, ठीक, तो उसको हम बोलते हैं समान वेग त्वरण, समान का त्वरण। क्या होता है, समान त्वरण। जिसे मान लेते हैं कि ग्राफ बना, क्या है, ये आपकी ग्राफ बन गई, ठीक। या फिर मान लेते ग्राफ ना बनाए, हम ये कहें कि हम पिंड ए पर है, अभी 0 सेकेंड, ठीक। अब यहां से हम गए यहाँ पे 10 मीटर, ठीक। फिर यहां से यहां गए, ए पर गए, बी पर गए, सी पर गए, डी पर गए, ठीक, ए बी सी। हम यहां पर मान लेते हैं कि 2 सेकंड में 10 मीटर चल दिए, 10 मीटर पर सेकंड। फिर अगले 2 में क्या हो गया, अगले में भी 10 बढ़ाना पड़ेगा हमको, अगले में 20 कर दिए। अगले मतलब कि 1 मिनट मान लेते हैं, 1 सेकंड है समय, 10 मीटर पर सेकंड हो गया। फिर 10 को 20 हो गया, फिर 20 से 30, मतलब कंटिन्यूअस बढ़ रहा है, लेकिन हर बार क्या है, वेग परिवर्तन 10 का है। यहाँ से 10, ये भी 10, ये भी 10, यानी कि क्या है, आपका समान वेग परिवर्तन है। क्या है, समान वेग परिवर्तन। मानते हैं हर सेकेंड में आपका वेग जो 10 मीटर पर सेकेंड बढ़ रहा है। अभी मान लेते हैं कि हमारा वेग जो है 0 मीटर पर सेकेंड था, 8:00 मिनट पे, 8:02 1 मिनट देखने गए तो हमारा वेग परिवर्तन जो हो गया, अभी वेग जो है 0 से 10 हो गया, ठीक। फिर अगले में गए तो 10 से 20 मीटर प्रति सेकंड गए, फिर अब गए 20 से 30 मीटर प्रति सेकंड हो गया। मतलब कि वेग कंटिन्यूअस बढ़ रहा है, लेकिन हर बार जो है कि हर सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड कहे, या फिर हर बार समान परिवर्तन कहे, हर बार परिवर्तन का है समान ही हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं समान त्वरण। क्या बोलते हैं, समान त्वरण। समझ आ गया कि हर समान समांतराल में समान वेग परिवर्तन, समान समांतराल में समान वेग परिवर्तन क्या कहता है, समान त्वरण। कभी कभी दिमाग में गलती हो जाती है, कभी कभी दे देता है कि वेग दे देगा कि समान है, वेग त्वरण समान चल रहा है, मतलब कि वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। वेग परिवर्तन नहीं कहा जाता कि कोई कार जो है 30 मीटर पर सेकंड के समान वेग से चल रही है, तो उसमें त्वरण क्या, जब समान वेग से चल रही है। अभी देखिए तो अभी मान लेते हैं कि 8:02 पर देख रहे हैं तो 10 मीटर प्रति सेकंड है, 8:10 पे है तो भी 10 मीटर प्रति सेकंड है। जब भी आ रहे हैं देख रहे हैं कि उसके चाल जो है वेग परिवर्तन ही नहीं हो रहा है। तो जब वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी कि उस समय त्वरण क्या है, 0 है, त्वरण 0 है।
समझा। मान लेते कि अभी हाईवे पे चल दिया, ठीक, और गाड़ी को जो ऑटो मोड में डाल के कि 100 मीटर पर सेकंड पे चल रही, मान लेते हैं कि 50 मीटर पर सेकंड, अब वो कंटिन्यूस 50 मीटर प्रति सेकंड ही जा रही है। क्योंकि क्या होता है कि एक्सप्रेस वे जाइए कभी तो अक्सर लॉन्ग डिस्टेंस वाले रहते हैं लोग, तो वो लोग क्या करते हैं गाड़ी को ऑटो मोड में डाल देंगे और वो कंटिन्यूस 50 80 100 जो भी रहेगा उसका स्पीड लिमिट 80 का स्पीड चाहे 100 पे डाल देंगे, आराम से हर बार आधा घंटे तक चल रहे 100 मीटर प्रति सेकंड के ही वेग से। तो उस समय में वेग क्या होता है, जीरो होता है। हमारे दिमाग में आता है कि यार वेग तो बढ़ रही है, नहीं वहाँ पे वेग नहीं बढ़ रहा है, वहाँ पे ना तो वेलोसिटी बढ़ रही है, कहाँ बढ़ रही है, वो तो कंटिन्यूस स्पीड से चल रही है वहाँ पे, यानी तोड़ क्या होगा, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। तो समान समझ में आ गया होगा, समान समांतराल समान तोड़। अब इसी चीज का असमान मतलब कि अभी मान लेते हैं कि पहले सेकंड में हमारी गाड़ी की चाल 10 मीटर पर सेकंड बढ़ी है, दूसरे सेकंड में हमारी गाड़ी चाल 15 मीटर पर सेकंड बढ़ गई, तीसरे में पता चला कि 5 मीटर पर सेकंड घट गया, फिर चौथे में फिर घट गया, बढ़ गया, तो वो क्या है, असमान त्वरण। जब कोई पिंड या फिर किसी कण के त्वरण में या फिर वेग परिवर्तन समान समांतराल में भिन्न भिन्न हो, ठीक, या फिर समान समांतराल में वेग परिवर्तन का भिन्न भिन्न हो, क्या हो, भिन्न भिन्न वेग परिवर्तन हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं असमान त्वरण। क्या बोलते हैं, असमान त्वरण, ठीक। असमान त्वरण समझ आ गया, बार बार चेंज होती रहेगी। जैसे कि 1 मीटर 1 सेकंड में हमारी वेग जो 10 मीटर प्रति सेकंड था, अगले में 50 हो गया मीटर प्रति सेकंड, फिर अगले में 10 फिर वापस आ गया, फिर अचानक से 100 मीटर प्रति सेकंड हो गया वेग। क्या रहा है कि हर बार कभी कितना घट रहा है कभी कितना बढ़ रहा है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, उसका कोई पैटर्न नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं असमान त्वरण। क्या बोलते हैं, असमान त्वरण। उसके बाद आता है धनात्मक आवलिक ऋणात्मक त्वरण। दो त्वरण होते हैं, धनात्मक या फिर ऋणात्मक। जो ऋणात्मक त्वरण को बोलते हैं मंदन। क्या बोला जाता है, मंदन, रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं, मंदन। ऋणात्मक त्वरण को बोला जाता है मंदन। धनात्मक धनात्मक त्वरण का मतलब कि जब कोई पिंड या फिर चालक के वेग में कंटिन्यूअस वृद्धि हो रही हो, वेग में का कंटिन्यूअस वृद्धि हो रही हो, तो उसको बोलते हैं धनात्मक त्वरण। जिससे कि अभी सड़क पे आए, पहला सेकेंड 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल, फिर 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया, फिर 20 हो गया, 50 हो गया, 60, लगातार बढ़ रहा है, बस बढ़ना चाहिए, ये नहीं कि घटे। अब कितना बढ़े उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक, बस बढ़ना चाहिए, कंटिन्यूअस बढ़ रहा है। अब किस सेकंड में कितना बढ़ रहा था, तो ये डिफाइन कर रहा था कि हर सेकंड में हर पर्टिकुलर समय में सेम वृद्धि हो, क्या हो, सेम वृद्धि या फिर सेम कमी हो, तो समान था। अब यहाँ पे बढ़ेगा, सिर्फ घटेगा नहीं, इसमें घट सकता है, समान त्वरण वाले में घट भी सकता है, ऐसा नहीं सिर्फ बढ़ेगा ही, हो सकता है कि कंटिन्यूअस समान घट ही रहा। अभी गाड़ी की चाल हमारी 100 थी, अगले एक सेकंड में 90 हुआ, फिर 90 मीटर पर सेकंड, फिर अगले सेकंड में 80 हुआ, फिर अगले एक सेकंड में जो है 70, फिर अगले सेकंड में 60, ऐसे करके हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड का रहा घट रहा है, तो वो भी समान त्वरण का एग्जाम्पल है। कभी पूछ सकता घुमा करके इसको। असमान समझ में आएगा। धनात्मक मतलब कि बस कंटिन्यूअस बढ़ रहा है, अब कितना बढ़ेगा उससे हमको कोई लेना नहीं है, सिर्फ क्या हो रहा है, त्वरण आपका कंटिन्यूअस बढ़ रहा हो, यानी कि वेग परिवर्तन बढ़ रहा हो, ठीक। जब किसी कण में वेग परिवर्तन का हो समय के साथ बढ़ रहा हो, क्या हो, वेग परिवर्तन समय के साथ बढ़ रहा हो, तो उसको बोलते हैं धनात्मक त्वरण। अब होती है ऋणात्मक त्वरण। अच्छा, धनात्मक त्वरण का एग्जाम्पल कोई, जैसे हम गाड़ी स्टार्ट करते, अभी गाड़ी 0 थी, बस एक्सीलरेटर दिए, गाड़ी तेज भागने लगी, हो गया, क्या वो धनात्मक त्वरण है। और उसी चलती हुई गाड़ी को ब्रेक लगा दिए, रुक गई गाड़ी, या फिर गाड़ी की स्पीड कम हो गई, तो गाड़ी की स्पीड कम हो गई तो त्वरण घट गया, कैसे घटा, अभी बता दें, A=V-U/T। अब हमारी गाड़ी की प्रारंभ में चाल जो है 100 मीटर प्रति सेकंड, ब्रेक लगाकर 0 कर दी, तो अंतिम वेग 0 - 100 मान लो टी का मान 10 ही ले लेते हैं, तो -10/10 यानी कि -1 मीटर प्रति सेकंड होगा ना भाई, तो त्वरण का होगा माइनस में। तो जब ऋणात्मक त्वरण होता है तो उसको दर्शाते हैं माइनस से, उसको बोलते हैं मंदन। क्या बोलते हैं, मंदन, यानी कि त्वरण क्या आएगा, माइनस, मात्र किसी का चेंज नहीं होने लगा। तो त्वरण कैसे निकलता है, VT ग्राफ। कभी पूछता है कि वेग तथा समय ग्राफ से क्या निकलता है, त्वरण, तो वेग तथा समय ग्राफ से क्या निकलता है, त्वरण, ठीक। वेग समय ग्राफ से क्या निकल के आता है, हमारा त्वरण निकलता है। किससे पूछा जाता है कि वेग समय ग्राफ से क्या निकलता है, तो त्वरण निकलता है यहाँ पे।
अब उसके बाद आती है, थोड़ा सा देख लीजिए मंदन, सॉरी जो अभी क्या बताए थे मैंने, अभी गति का समझा। अब साइड में हमारा क्या था आपका, एक और विराम अवस्था। ठीक, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं, यहाँ से भी न्यूमेरिकल प्रश्न आता है बहुत ज्यादा। देखिए हमारा मंदन था, मंदन और गति दो चीज थे ना। मंदन का मतलब होता है कि रुका हुआ, मंदन का मतलब रुका, और रुकने के लिए चाहिए होता है जड़त्व। अब आती है जड़त्व, जड़त्व को बोलते हैं इनर्शिया। ये दो होते हैं, एक गति के व्यवस्था में जड़त्व रहता है और विराम के भी रहता है। ठीक, तो जड़त्व दो प्रकार के होते हैं, विराम को जड़त्व एक होता है, गति की जड़त्व। यहां से सवाल भी बता दो क्या था। विराम का जड़त्व, दूसरा होता है गति का जड़त्व। क्या होता है? गति का जड़त्व, विराम का जड़त्व, और क्या आता है? गति का जड़त्व। ठीक, दो जड़त्व होते हैं, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। ठीक, विराम का जड़त्व और क्या होता है? गति का जड़त्व। दो हमारे पास क्या है? जड़त्व होते हैं। अब विराम का जड़त्व क्या होता है, गति का जड़त्व क्या होता है, उससे पहले जानना होता है जड़त्व होता है। दो जड़त्व क्या होता है? जड़त्व किसी भी पिंड का आपका एक भौतिक गुण होता है। क्या होता है? गुण होता है। ठीक, प्राकृतिक गुण का ले। जब तो किसी पिंड या वस्तु या द्रव्यमान किसी भी चीज का कोई भी वस्तु हो, छोटा हो बड़ा हो, हर एक चीज में क्या जरूरत, हम बैठे हुए हैं यानी जड़त्व है। ठीक, चल रहे हैं तो भी जड़त्व है, हर जगह जड़त्व है। तो किसी पिंड का वह गुण, वह प्राकृतिक गुण जो अपने अवस्था के परिवर्तन का विरोध करता है। क्या करता है? अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। हर एक चीज, हर एक पिंड में एक प्रॉपर्टी होती है, गुण होती है जो अपने अवस्था के परिवर्तन का विरोध करता है। अवस्था दो हो सकती है, विराम या जड़त्व। अवस्था परिवर्तन का विरोध करने वाला क्या कहता है? कारक, जड़त्व कहलाता है। तो वो जड़ दो हो सकते हैं, गति या होता है विराम। परिवर्तन का मतलब हमारे बैठे हुए तो हम क्या करते हैं कि कोई जब सोया रहता है ना तो कोई हिलना नहीं चाहता हो, जब तो कोई धक्का ना है उठ जा भाई, ये होता है ना भैया। फिर कोई पिंड रखा हुआ है तो अपने जगह से नहीं वो अपने जगह से नहीं हिलता है। मान लेते कि सजीव है तो उठ जाएगा, निर्जीव अगर है कोई और वहां रख देंगे वहां हटेगा नहीं, जब तक के उस पर बाहर से कोई बल आकर के उठाकर नहीं रखें। ऐसा नहीं भाई कोई चीज रखा हुआ तो उड़कर चल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो वह क्या है? टिका हुआ तो जड़त्व की वजह से। तो जड़त्व क्या, किस वस्तु को गुण होता है जो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। क्या करता है? अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। तो अब ये दो होती है, एक जड़त्व एक विराम। तो जड़त्व विराम को समझ में आता है, भाई विराम में तो विराम में रहेगा, लेकिन गति वाला थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करता है कि गति का कॉन्सेप्ट क्या है। तो दो होते हैं, विराम की जरूरत क्या है? यदि कोई विरामावस्था में है, यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो वह पिंड विरामावस्था में रहना चाहती है। क्या करती है? विरामावस्था में ही रहना चाहती है, जब तक कि इस पर वाय बल लगा करके उसके स्थिति को परिवर्तित न किया जाए। मान लेते हैं कि कोई कुर्सी रखा हुआ यहाँ पे, तो कुर्सी वहीं रहेगी, कुर्सी वहीं रहना चाहती है जब तक कि बाहर से बल लगा करके उठा करके धक्का दे करके घींच करके कैसे भी करके उसको जगह से ना हटाए। तो जो कुर्सी के रहने का गुण है वही क्या? जड़त्व है। और इसको विराम अवस्था लगाने के लिए हम उतना बल लगाएंगे जितना से वह उठ जाए। जैसे कभी कभी होता है कि बड़ा सा पत्थर है, चट्टान है, बड़ा सा पत्थर है, हम उसको हिलाते हैं, क्यों होगा क्या कि मान लेते इतना बड़ा पत्थर है, सपोज करिए इतना बड़ा पत्थर 200 किलो का, क्या है 200-500 किलो जो भी है, मान लेते हैं 200 किलो का है। ठीक, तो जैसे थोड़ा सा उठाएंगे ना, थोड़ा सा उठेगा फिर वापस अपने जगह में चला आता है, तो वापस अपने जगह में आता है। ऐसा क्यों होता है? जड़त्व के कारण, जड़त्व के कारण। क्योंकि 200 किलो तो सामान्य व्यक्ति नहीं उठा सकता वजन, 200 किलो उठाना बहुत मुश्किल है। या फिर मान लो 300 किलो, अब तो और नहीं उठने वाला 300 केजी वजन। ठीक, 3 कुंटल तो नहीं उठेगा सामान्य व्यक्ति से। अब 3 कुंटल का पत्थर है, थोड़ा सा धक्का दीजिएगा फिर वापस में इस जगह पे चला आता है। तो क्यों आता है अपने जगह भाई? जड़त्व के कारण। अगर हम इतना बल लगा दे, लगा के ट्रैक्टर से धकेलवा दे तो बाहर चलेगा। ठीक, तो अगर अवस्था को परिवर्तन करे तो बल लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा। बल कितना? जड़त्व के बराबर, जड़त्व से ज्यादा लगाएंगे। ठीक, तो विराम को जड़ समझ आएगा कि वह या किसी पिंड का वह गुण
यदि कोई वस्तु यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ना चाहती है जब तक कि उस पर कोई वायु बल लगा के उसकी गति का अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। अब होता है गति का जड़। यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहना चाहती है जब तक कि उस वायु बल लगा करके उसको विराम अवस्था में न लाया जाए। क्या न लाया जाए? विराम अवस्था में न लाया। ये तो थोड़ा समझ में आता है भाई, लेकिन गति वाला थोड़ा सा कंसेप्ट फेल होता है कहीं कहीं। सब लोग लगता है कि साइकिल है कोई, अब साइकिल को सड़क पे चलाकर उसको धक्का दे दे, चल रहा है, तो हमारे दिमाग में आता है कि यार गति कर रहा है तो रुकना ही नहीं चाहिए, फिर तो रुकना नहीं चाहिए ना भाई। जब साइकिल गति कर रहा है नहीं रुकना चाहिए ना, क्योंकि नियम यह कह रहा है कि कोई वस्तु जो है गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई वायु बल न लगाया जाए। साइकिल है, साइकिल को धक्का दे दिए, हम ऊपर से उतर गए, बाहर कोई हवा नहीं है, मतलब कि बाहर से कोई बल नहीं लगा रहे हैं, साइकिल को फिर चलना चाहिए, लेकिन साइकिल रुक जाती है। तो क्यों रुकती है? क्योंकि ऊपर से हमको दिखता नहीं, कुछ बल कार्य करता है, उस पर कुछ बल कार्य करता रहता है। कौन सा बल कार्य करता है? सबसे पहले तो 3 बल कार्य करते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बल होता है हमारा कि उस पर घर्षण काम करता है। घर्षण बल, बिना घर्षण बल तो जाएगा नहीं। घर्षण बल क्या होता है कि 2 कांटेक्ट यानी कि 2 सरफेस के बीच में जो बल लगता है, ठीक, टकराने से या फिर घसीटने से जो बल लगता है, 2 सरफेस, एक साइकिल का टायर, एक आपका सड़क। साइकिल के टायर और सड़क के बीच में जो बल लग रहा है क्या? घर्षण बल है। क्या है? तो उस पर घर्षण ऑटोमेटिक काम कर रहा है। उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, उसके बाद वायु का दाब काम कर रहा है। तो 3 एक्स्ट्रा बल कार्य कर इसलिए रुक जाती है। लेकिन गति का नियम जो फेल नहीं होता, वहां पे फिर हमको दिखता नहीं, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है, गति वहां पर रहती है, मतलब कि एक्स्ट्रा बल वहां पर कार्य करता रहता है, लेकिन दिखता नहीं हमको। ठीक, तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल है। जैसे क्या होता है कि कभी कोई गाड़ी पे कोई बैठा हुआ है, ठीक, अब बस में बैठे हुए, बस अचानक से चल जाती है। क्या होती है? अचानक से चल जाती है। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि सीट पर बैठे हुए, सीट पर हमारा सर मान लेते हैं कि जो सीट है वो टच नहीं है, ठीक, हम यहाँ पे खड़े हुए सीट पर, सामने बैठे, मान लीजिए सीट है, क्या है ये सीट, ठीक, सपोज कि ये सीट है, ये क्या सीट, और कोई व्यक्ति का सर यहाँ पर ऐसे बैठा हुआ है, ठीक, ऐसे मतलब बैठा हुआ व्यक्ति। अचानक से गाड़ी चलती आगे की ओर, क्या होता है कि व्यक्ति पीछे फेंकाता है। क्या व्यक्ति पीछे फेंकाता है? ऐसा क्यों होता है? जब ये पूछा जाता है तो ये घटना किसके वजह से? जड़ कारण। किसके कारण? जड़ कारण। कौन सी जड़? भाई विराम जड़ तो कड़वा, कि बस अचानक से गई तो हम पीछे कर गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारा माइंडसेट या फिर हम, हमारे पिंड है, हम व्यक्ति को पिंड मान लेते हैं, तो पिंड जो था विरामावस्था में था, ठीक, तो वो अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करना चाहेगा, और ये अचानक से क्या होगी, वेग परिवर्तित हो गया, क्या होगा, ये विरामावस्था में है, तो अब ये क्या करेगा, एक ट्रक अचानक से आगे चली गई तो ये इसको पीछे की ओर धक्का दे देगा, तो व्यक्ति गिर जाता है। जड़ तो कारण होता है। कभी कभी हम खड़े हैं बस में, ऊपर कभी कभी व्यक्ति खड़ा रहता है बस में या फिर बैठे रहता है, ब्रेक अचानक से लगता है, ब्रेक लगा दिया तो व्यक्ति आगे को झुक जाता है, आगे की ओर झुक जाता है, कभी कभी मुंह फूट जाता है अचानक से ना। तो ये जब आगे की ओर जा रहा है तो वहां पर भी जड़ तो काम कर रहा है, क्योंकि हम क्या है, विरामावस्था में है। हम चाह रहे हैं कि हम गति में परिवर्तन ना करें, लेकिन अचानक से गति में परिवर्तन हो गया बाहर से, तो कहाँ जाएंगे? तो हम झुक जाएंगे आगे की ओर, आगे की ओर गिर जाएंगे। तो वहां पर क्या कर रहा है, गति जड़ तो काम कर। ये प्रश्न पूछा जाता है किसके कारण से होती है? इसी को यहीं से आता है न्यूटन का प्रथम नियम। क्या आता है? न्यूटन के गति का प्रथम नियम। इसी को जड़ भी बोलते हैं हम लोग, न्यूटन के गति का प्रथम नियम। और ये जड़ तो क्या था, जड़ तो कहीं ना कहीं आपके द्रव्यमान की माप होती, क्या होती है, द्रव्यमान की माप ही क्या होती, जड़त्व होती है। द्रव्यमान की माप जो होती है जड़त्व होती है, ठीक। जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ज्यादा हमारा क्या होगा, जड़त्व होगा। अच्छा, जड़त्व में एक चीज और आता है, कभी कभी ध्यान दिए, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, आई बराबर एम आर स्क्वायर होता है। अगर मान लेते हैं कि यम का मान तो वही है, मान लेते हैं कि 5 kg का पिंड है, 5 kg का 50 kg का पिंड है, 50 kg का पिंड लोहे का है, तो इतने जगह में फैला हुआ है छोटा सा। अगर ये 50 kg का रुई ला दे, क्या ला दे, रुई, 50 kg रुई इतना बड़ा जगह छेकेगा, तो ये अगर थोड़ा सा हवा भी बहेगा ना तो रुई हो सकता है कि आगे पीछे चल जाए, या फिर 100 ग्राम का ही ले लें बाट,
100 ग्राम को लोहे का बाट ले ले और 100 ग्राम रुई ले ले। अभी हवा बहेगा तो रुई पता नहीं उधर जाएगा, 100 ग्राम का है, लेकिन ये नहीं उधरेगा। क्यों? क्योंकि I=mr²। तो एरिया जब बढ़ गया ना, एरिया बहुत ज़्यादा रेडियस बढ़ गया तो उसमें जरूरत तो काम करना कम हो जाएगा, फिर जरूरत तो कम हो जाएगा फिर उस पर। तो ये जल्दी रिएक्शन मतलब कि जल्दी क्या करता है अपना आप स्टीम परिवर्तन हो जाता है। तो गति की जरूरत, विराम की जरूरत, और यही जरूरत को न्यूटन का प्रथम नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूटन का प्रथम नियम। न्यूटन का प्रथम नियम भी होता है जरूरतों का। न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहना चाहती है, यदि कोई पिंड गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई वायु बल लगा करके उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन न किया जाए। क्या है? न्यूटन का प्रथम नियम यह है कि यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहना चाहती है, यदि कोई पिंड गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई वायु बल लगा करके उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन न किया जाए। यह होता है न्यूटन का प्रथम नियम। और यहाँ से प्रश्न बनता है कि बल की परिभाषा कहाँ से निकलती है? तो न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा निकलती है। पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा देखिए, समझिएगा थोड़ा सा। अगर मान लेते हैं कि ये कोई पिंड है, ठीक है, कोई पिंड है, अगर इसको उठाना है तो हमको इसके जरूरत से ज्यादा बल लगाना पड़ेगा भाई ना। भाई ज्यादा बल है तो कहाँ जाएगा? जाएगा इधर नहीं जाएगा। यदि हम इसको उठा करके आगे कर लेते हैं, और बल क्या होता है? बल वो धक्का खिंचाव है, बल व धक्का या खिंचाव है जिसे किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन किया जा सके। बल या धक्का खिंचाव जिससे किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन किया जा सके। और ये भी यही कह रहा था कि जब तक कोई वायु बल नहीं लगाए तब तो अपनी जगह जाएगा नहीं। तो मान लेते हैं कि पिंड है, इसको यहाँ से हटाना है अगर है तो बल लगाएंगे, बल लगा करके स्थिति में परिवर्तन कर दिए, स्थिति में परिवर्तन कर दिया यानी कि जरूरत तो खत्म कर दिए। तो यहीं से निकलता है जरूरत बल की परिभाषा। बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से निकलता है? तो न्यूटन के प्रथम नियम से बल की क्या निकलती है परिभाषा। इसी को बोलते हैं जड़त्व का नियम भी कहता है। इसी को क्या कहता है? जड़त्व का नियम। ठीक, क्या कहता है? इसी को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, न्यूटन का प्रथम नियम। इसी को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है, गैलीलियो का नियम भी बोला जाता है, गैलीलियो का नियम भी बोला जाता है। इसी को गैलीलियो का नियम भी होता है। बल की परिभाषा क्या होती है? तो यहाँ से बल की परिभाषा क्या निकलेगी? बल व धक्का खिंचाव है। अगर मान लेते किसी वस्तु की परिवर्तन करना तो या तो धक्का लगाएंगे या तो खींचेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई। किसी चीज के स्थिति में परिवर्तन करना है, धक्का लगाएंगे या फिर गति करेंगे, अब क्या बोलते हैं, या तो खींचेंगे तभी परिवर्तन करते हैं। परिवर्तन नहीं होने वाला। कोई पिंड को खींच ले या फिर धक्का दे दे तो उस वस्तु की स्थिति में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा आराम से। तो यहीं से तो बल व धक्का खिंचाव है जिससे किसी वस्तु के स्थिति में क्या किया जाता है? परिवर्तन किया जाता है, किया जा सके, उसको क्या कहते हैं? बल कहते हैं। क्या कहते हैं? बल। बल का ऐसा ही मात्रक का होता है न्यूटन। क्या होता है? बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। ठीक, बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और अलग अलग मात्रक कई हो सकते हैं। अब ये बल के कई प्रकार होंगे, लेकिन मुख्य जो था न्यूटन था आपका। ठीक, आप देखते हैं न्यूटन का द्वितीय नियम। अभी देखिए, प्रथम हो गया न्यूटन का द्वितीय नियम। क्या होता है? द्वितीय नियम क्या होता है? द्वितीय नियम क्या होता है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन दर, किसी पिंड के संवेग परिवर्तन दर उस वस्तु पर आरोपित बल के बराबर होती है। संवेग अभी क्या होती है? नया चीज आ गया। संवेग क्या होता है? थोड़ा सा अलग चीज आ गया। संवेग यानी कि मास इंटू वेलोसिटी। यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान, किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? संवेग। यानी कि संवेग मास इंटू वेलोसिटी। संवेग को दर्शाते हैं मास इंटू वेलोसिटी। P बराबर m इंटू वी। क्या होता है? P बराबर mv, मास इंटू द्रव्यमान। इसी के परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं? किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन दर उस वस्तु पर आरोपित बल के बराबर होती है। ये होता है न्यूटन दूसरा नियम। यह था संवेग, संवेग परिवर्तन हो रहा तो उसकी दर क्या हो जाएगी? बल के बराबर। तो यह बराबर मान लेते हैं मास तो किसी पिंड का द्रव्यमान तो नहीं बदलेगा, बदलता है वेग,
अगर मान लेते यम v2 माइनस यम v1 बटा के टी, तो इसी को हम लोग कहते हैं यम अलग कर लेते हैं v2 माइनस v1 बटे टी। अगर देखा जाए v2 माइनस v1 बटे टी, v माइनस यू यानी कि वेग अंतराल है कि नहीं, वेग परिवर्तन इधर कर सकते हैं v माइनस यू बटा टी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी को जगह पर लिख सकते हैं ए, इसको लिख सकते हैं ए, लिख सकते हैं ना ए इक्वल टू v माइनस यू बटा टी से। तो f बराबर क्या हो जाएगा यम इंटू ए, f बराबर यम इंटू ए। यहीं से आता है बल का समीकरण। पूछा जाता है कि बल का समीकरण न्यूटन के किस समीकरण से निकलता है, तो न्यूटन के दूसरे नियम से बल का समीकरण निकलता है। क्या होता है बल का समीकरण, क्या होता है बल का समीकरण, क्या होता है बल का समीकरण या बराबर यम ए, मात्रक क्या होता है न्यूटन, क्या होता है न्यूटन यानी n से, और इसको अलग मूल मात्रक में खोल देते हैं हम, मात्रक kg होता है, एक्सेलरेशन एंड त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर न्यूटन। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या बनता है बल का समीकरण न्यूटन के किस नियम से निकलता है, तो जो है न्यूटन के दूसरा नियम से। ठीक, क्या होता है संवेग परिवर्तन दर किसी वस्तु पर आरोपित बल के बराबर होती है, और यहाँ से हो गया न्यूटन का दूसरा नियम, ये पूछा जाता है। अगर यहीं पे क्या होता है यम जी आ जाता है, थोड़ा सा अभी एक तीसरा नियम देख लेंगे फिर बल देखेंगे, यहाँ तो कंफ्यूजन नहीं है। कभी कभी क्या आता है यह बराबर यम जी दिखता है, ये क्या है, ये जो है आपका रैखिक गति के लिए, मतलब किसी सरफेस पर जो गति कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं किसी सरफेस पर गति कर रहे हैं। ठीक, एक काम है जब आप किसी सरफेस पर गति कर रहे हैं, जी तब आएगा जब आप गुरुत्व के अधीन गति क्या करेंगे, गुरुत्व के अधीन गति। जब कोई पिंड गुरुत्व को अधीन गति करता है तो उसके पिंड उस पिंड में वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है गुरुत्वीय त्वरण। जब कोई पिंड गुरुत्व के अधीन यानी कि किसी सरफेस से टच नहीं होता, या तो आसमान में ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, इसी को गति। जब कोई पिंड गुरुत्व को अधीन गति करता है तो उस पिंड में वेग परिवर्तन दर को क्या कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, उसको कहते हैं जी से। स्मॉल जी क्या होता है, स्मॉल जी का मान ये बदलता रहता है। पृथ्वी पर लगभग 9.8 लेके चला जाता है हम लोग, 9.8 मीटर पर सेकंड, ये भी त्वरण ही है। त्वरण तो मीटर वही रहेगा, सेकंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये जी का मान घटता है बढ़ता भी है। ठीक, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जी का मान घटने लगता है, तो हालांकि वो अलग पैटर्न है, वो अलग बात चैप्टर के लिए। ये जानना है यह बराबर एम जी होता है, ये कब होगा, जिससे मान लो कोई पिंड है उसको लटका दिया जाए, कभी जाइएगा मुर्गा खरीदने, क्या करता है वो अपना एक रखा रहता है, हुक टाइप रहेगा, तराजू में उसका पैर जो बांध लटका देता है। ठीक, तो उसका एक्यूरेट वेट निकल के आएगा, भार निकल जाएगा, क्योंकि नहीं लटकाएगा, अगर रख देगा बल्कि कभी उड़ जाएगा कभी, तो एक्यूरेसी नहीं आएगी। तो क्या करता है पैर को बांध का लटका देगा और उधर एक तरफ बाट रख देगा, तो जान जाएगा भाई कितना न्यूटन का बल लगा रहा है, उसके वेट में कन्वर्ट हो जाता हो। तो यह बराबर एम जी तब जब किसी लटका रहे हैं या फिर ऊपर फेंक रहे हैं, तो उस टाइम में जो बल है तोड़ है। ये भी वही चीज है, इनका मात्रक वही होगा, आपका न्यूटन ही होगा या फिर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अब आती है न्यूटन का बल का तीसरा समीकरण, क्या होता है फिर सॉरी बल का नहीं, क्या बोलते हैं इसको, गति का, न्यूटन का तीसरा नियम। दूसरा नियम समझ आएगा। तीसरा नियम होता है कि क्रिया प्रतिक्रिया का, क्या होता है क्रिया प्रतिक्रिया, न्यूटन का तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या होता है भाई, तीसरा नियम को बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक, यह नियम यह कहता है कि यदि किसी पिंड पर या किसी वस्तु पर हम जितना बल लगाते हैं वह वस्तु भी हमारे पर उतना ही बल लगाती है, लेकिन विपरीत दिशा में। बस क्या है विपरीत दिशा में। अगर मान लेते हैं दीवार है, इस दीवार पर जितना तेज मारेंगे हम हाथ से उतना तेज हमारे हाथ पे चोट लगेगा, देर से हमारे चोट कम। अभी हाथ पर दीवार बहुत तेज से हमारे पता चलेगा कि अंगुली टूट जाएगी, हमारी टूट जाएगी बिल्कुल से। क्यों कि मैं जितना जोर से बल लगाया दीवार पर, दीवार भी हमारे उतना ही बल लगाया। अगर हम पूरे की तरफ लगाया तो उन्होंने पश्चिम की तरफ लगाया, विपरीत दिशा में। ठीक, तो यह क्या होती है क्रिया प्रतिक्रिया का एग्जाम्पल होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति नाव से जब क्या करता है कूदता है, नाव से कूदता है, तो कौन सा बल लगता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है वहाँ पे। हाँ, तो कोई बंदूक से गोली छूटती है, कोई बंदूक से गोली छूटती है, तो
तो उसका उस दौरान में भी न्यूटन का तीसरा नियम लगता है। तो समझ आया न्यूटन का तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया में हम किस वस्तु को जितना बल लगाते हैं वह वस्तु उतना ही बल लगाती है, यह न्यूटन का तीसरा नियम होता है। अब यहाँ से प्रश्न जो बनता है एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी वाला, बाकी न्यूमेरिकल तो बनेगा ही। थ्योरी का प्रश्न बनता है नाव वाला प्रश्न कि जब कोई व्यक्ति नाव पर कूदता है तो व्यक्ति जितना तेज आगे की ओर जाता है उसी उतना ही बल से नाव जो पीछे की ओर आती है ना। अगर नाव को जितना बल से पीछे लगाएंगे उतना बल जो हम आगे की ओर जाएंगे, है ना। अगर नाव बल मत लगे या धीरे से कूदिए पहले वहीं गिर जाइएगा, नाव दौड़ का झटका लगे और तेज है आगे। तो यह पूछा जाता है कि जब कोई व्यक्ति नाव से कूदता है तो कौन सा बल वहां पर कार्य करता है, न्यूटन का कौन सा नियम वहां पर कार्यरत होता है, कौन सा नियम कार्य करता है। न्यूटन का तीसरा नियम यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक, अब यहाँ से निकलता है बल की प्रकृति। बल की प्रकृति, न्यूटन का तीसरा नियम बताता है बल की प्रकृति। क्या होता है बल की प्रकृति? न्यूटन का तीसरा नियम क्या बताता है? बल की प्रकृति। ठीक, कि बल पॉजिटिव है निगेटिव है कैसा है यह बताता है न्यूटन का तीसरा नियम। आपको क्या बताएगा? बल की प्रकृति को बताता है आपका। तो यह आपका न्यूटन का नियम हो गया। बस आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बल के बारे में बात करेंगे। आपका हमारा गति था पूरा, अथवा से समीकरण देख लेंगे। गति का 3 समीकरण होते हैं, v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी पहला समीकरण जो कि त्वरण की परिभाषा से निकल के आ रहा था। दूसरा होता है गति का समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 समीकरण है। तीनों क्या क्या मतलब है? v क्या होता है आपका? जो v होता है v अंतिम वेग, v को क्या बोलते हैं? अंतिम वेग। u को प्रारंभिक वेग, ये त्वरण होता है, t समय होता है आपका, यश क्या होता है? चली गई दूरी। यश क्या होता है? चली गई दूरी। यही 4-5 टर्म है, उसको समझना होता है। तो ये भी अब यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे गति से। अब बल को पार्ट 2 में हल करेंगे। तो v क्या है? अंतिम वेग। और ये कब लगाएंगे गति का समीकरण? जब आपको v और u एक में 3 या 4 टर्म है, 4 टर्म में से कोई एक गायब कर देगा तो हम क्या लगाएंगे? पहला समीकरण। यहाँ पर u v और यश में संबंध रहेगा तो हम लोग ये नियम लगा देंगे। और t का मान रहेगा, t और यश दिया रहेगा दोनों, तो वहाँ क्या लगा देंगे? गति का सेकेंड समीकरण। तो एक 3 समीकरण है, यश अंतिम वेग, v प्रारंभिक वेग, v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, यह त्वरण, t समय, यश से लेकर दूरी। तो ये 3 इक्वेशन है, ये तीनों पे क्वेश्चन बनेंगे। तो क्वेश्चंस कल कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और बल जो है इसके नेक्स्ट वीडियो में हल कराएंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो। तो अपना ख्याल रखें। धन्यवाद, थैंक यू।